पिछले एपिसोड में लिटिल मंकी अचानक से काफी बड़ा हो गया था और वो तुरंत ही फायर डीमन के साथ में भी फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियाओ फान खुद अपने इंजरी से परेशान होता है और इसीलिए उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या करे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंकी ने फायर डीमन के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर की शुरुआत में फायर डीमन मंकी के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मंकी इतना आसानी से उसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और हम देखते हैं कि वो अपने ताकत का यूज करके फायर डीमन के अटैक को रोक रहा था और इसी के साथ साथ वो भी फायर डीमन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों बड़े खतरनाक तरीके से आपस में फाइट करने लगते हैं, जहां पर कुछ समय के लिए मंकी फायर डीमन के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फायर डीमन अब उसे भी इंजर्ड करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान भी अपने पावर का यूज करके मंकी की हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो बहुत सारे स्पाइक्स का यूज करके फायर डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से फायर डीमन इसमें फंस गया था और इसीलिए मंकी को अब इसके ऊपर अटैक करने का चांस मिल जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि फायर डीमन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो अभी भी अपने पावर का यूज करके लगातार इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान ने अपने पावर को मंकी के साथ में कंबाइन कर दिया था और अब इस तरह से वो फिर से फायर डीमन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से मंकी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई थी और अब इसीलिए फायर डीमन इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान मंकी के साथ मिलकर फायर डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फायर डीमन अब इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो फॉर्मेशन को तोड़ते हुए यहाँ से बाहर चला गया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सियाओ फान की कंडीशन काफी खराब हो गई थी और फिर वो कहने लगता है कि जब तक ये फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिव है तब तक वो फायर डीमन फिर से रिबॉर्न होता रहेगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से इसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगती है और अब इसीलिए इसके मुंह से ब्लड भी आने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि इसका ब्लड अपने आप ही इसके वेपन में कंबाइन हो रहा था और तभी अचानक से वो फायर डीमन में फिर से जिंदा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी पहले अपने आप को इसके अटैक से बचाता है और फिर वो तुरंत ही फायर डीमन के साथ में फाइट करने के लिए चला गया था। लेकिन तभी इस वक्त हम देखते हैं कि सियाओ फान के साथ में यहाँ पर कुछ होने लगता है और वो कहने लगता है कि मैं तो इविल फॉर्मेशन के पावर से इन्फ्लुएंस हो गया, जिसकी वजह से सोल ईटर के निगेटिव ऑरा को भी सप्रेस करना काफी मुश्किल हो गया है। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि मंकी और फायर डीमन आपस में फाइट कर रहे थे, जहाँ पर कि मंकी अब फायर डीमन के ऊपर भारी पड़ने लगा था और इसीलिए वो चाहकर भी इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान के पीछे कोई मिस्टीरियस फिगर आ जाती है, जिसकी वजह से सियाओ फान का मेंटल कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगा था और इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर उसके साथ में क्या होने लगा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने आप को एक पानी वाले जगह में फील करने लगता है, जहाँ पर कि उसके पीछे कोई डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे वही मास्टर दिखाई देने लगता है जिसने कि बचपन में उसे वो पर्ल दिया था। अब इस वजह से हम देखते हैं कि सियाओ फान को इसके बारे में याद आने लगता है। लेकिन वो जैसे ही यहाँ से आगे जाने की कोशिश करता है तभी अचानक से नीचे से बहुत सारे हैंड आकर उसे रोकने लगते हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सियाओ फान यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था और इसीलिए वो इनके बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाता है। तभी वो मास्टर सियाओ फान से कहने लगता है कि तुम मेरे सामने 3 बार घुटने टेको और उसके अलावा तुम मुझे अपना टीचर कहकर बुलाओ। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ फान यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए यहाँ के पावर से पानी के अंदर खींचने लगते हैं, जहाँ पर कि सियाओ फान अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसके पीछे वाला फिगर भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे देख सियाओ फान कहने लगता है कि मैं तो सच में काफी थक गया हूँ और इसीलिए मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बचपन में हुए सारी चीजों के बारे में याद करने लगता है, जिसकी वजह से अब इसके अंदर एक नई ताकत आ गई थी और हम देखता है कि वो तुरंत ही अपने आप को बचाकर यहाँ से पानी से बाहर जाने लगा था। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि वो फिगर भी सियाओ फान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, जहाँ पर कि सियाओ फान इसके सामने भी कुछ नहीं कर रहा था। तब याद एक मंकी उसे बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी फायर डीमन उसे ऐसा करने से रोक देता है, इसीलिए मंकी सियाओ फान की हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पानी के अंदर से बाहर आ जाता है और इसीलिए उसने फिगर वाले अटैक से भी अपने आप को बचा लिया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन काफी खराब हो गई थी, इसीलिए वो यहाँ फिगर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। मगर तभी हम देखते हैं कि उस मिस्टीरियस फिगर में अजीब तरीके से हलचल होने लगती है और अब सियाओ फान को ऐसा फील होता है कि वो फिगर इसके पैर को पकड़कर फिर से पानी के अंदर खींच रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान इसके सामने कमजोर पड़ गया था और इसीलिए वो फिगर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन तभी इस वक्त हम देखते हैं कि इसके बीट वाली पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो फिगर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और उसके अलावा फायर डीमन भी अब यहाँ से गायब हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की सारी पावर सियाओ फान के बॉडी के अंदर जाने लगती है, लेकिन सियाओ फान अब यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए खड़ा भी नहीं रह पाता और तभी अचानक से वो यहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि फिश मॉन्स्टर अभी भी फेंसियांग वैली के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर मास्टर लू कहने
कहने लगता है कि फॉरेन क्लैन वाले तो बहुत ही क्रूएल हैं, क्योंकि बैटल में इनको मरने से भी डर नहीं लगता और जब इमोर्टल स्वॉर्ड सामने से अटैक करते हैं तो वे इसे भी नहीं रोकते। इसके बाद वो कहने लगता है कि शुरुआत में हमारे तरफ से इनके किसी भी विटल एरिया के ऊपर अटैक नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद भी इनके बॉडी पर बहुत सारे स्वॉर्ड के अटैक हैं, जो कि वैसे भी इनके मोटे स्किन के होने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आखिरकार ये समझ में नहीं आता कि वे यहाँ पर क्यों मरे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर सेंगवान थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि अभी के लिए ये मरे हुए फिश मॉन्स्टर हमारे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इनके पीछे वाला मास्टरमाइंड हमारे लिए सबसे जरूरी है। तभी ली कहने लगता है कि हमने सारे एंट्री वाले जगह पर रेड आई वाले ईगल को तैनात कर दिया है, इसीलिए किलर अगर यहाँ से बचकर भी भागने की कोशिश करेगा तो भी ऐसा कर पाना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन इस पर मास्टर सेंगवान कहता है कि केवल रेड आई वाले ईगल का भरोसा रहना काफी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उस किलर ने अपना रूप बदल लिया हो और इसीलिए वो तुम्ही लोगों के बीच में यहाँ पर छुपा हुआ हो। अब इसीलिए हम देखते हैं कि मास्टर सेंगवान अपने पावर का यूज करके सभी को दोनों तरफ से घेर देता है, ताकि अब कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश ना कर सके। इसके बाद वो सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस प्लान के बारे में सैकड़ों सालों से तैयारी कर रहे हैं कहीं आखिरकार वो सामने आ गया हो। तभी हम देखते हैं कि मास्टर सेंगवान मास्टर लू से गोल्डन बेल फॉर्मेशन को चेक करने के लिए कहता है, ताकि इनको पता लग सके कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। इसके साथ ओली से कहता है कि तुम्हें आके सारे स्टूडेंट को चेक करो और पता लगाओ कि कहीं वो हमारे बीच में ही तो नहीं छुपा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली भी ऐसा करने के लिए मान गया था और वो इसके बारे में हेल्प मांगने के लिए मिस यान के भी पास आता है, ताकि वो एक साथ मिलकर जल्दी से इसे चेक कर सकें। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ली वापस से मास्टर सेंगवान के पास आता है और कहता है कि यहाँ पर हमारे बीच में कोई भी नहीं छुपा है। लेकिन तभी इस पर मास्टर सेंगवान पूछता है कि कितने लोग मिसिंग हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओफान अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था और काफी टाइम बीत जाने के बाद भी वो होश में नहीं आया था। इसीलिए हम देखते हैं कि लिटिल मंकी जो कि अब नॉर्मल हो गया था, उसे भी सियाओफान के बारे में काफी चिंता होने लगती है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि लिटिल मंकी उदास होकर उसे चारों तरफ से जगाने लगता है और जब सियाओफान उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो इस बात से परेशान होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओफान भी वापस से होश में आ जाता है और अब इसीलिए लिटिल मंकी भी शांत हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओफान यहाँ पर कुछ समय के लिए कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है, ताकि वो अपनी इंजरी को इस तरह से हील कर सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो लिटिल मंकी के ऊपर भी अपने पावर का यूज करता है और उसे भी हील करने के बाद कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऊपर वाले जगह को चेक करने के लिए आ गए थे और वहाँ पर सियाओफान को काफी अजीब लगने लगता है, क्योंकि वहाँ का स्टोन अवतार बहुत ही कोल्ड था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे यहाँ के दीवारों के ऊपर कुछ पेंटिंग दिखाई देती है, जिससे देख सियाओफान भी इस बात से थोड़ा सा हैरान हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसके बारे में समझने के लिए उसके नजदीक जाता है। तभी सियाओफान को पता चलता है कि ये पेंटिंग असल में किसी रिचुअल के बारे में है, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि इसे जोंगतू के लोगों ने नहीं बनाया है। फिर वो कहने लगता है कि ये सारी चीजें ब्लैक फायर अवतार के अंदर छुपी हुई हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि फेंगशियांग वैली सच में किसी से कम नहीं है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओफान यहाँ के सारी चीजों के बारे में बड़े ध्यान से देखने लगा था और तभी उसको पता चलता है कि यह तो असल में सोल रिवाइविंग मैजिक है। अब इसके बारे में पता चलने पर सियाओफान इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही यहाँ के दीवार के ऊपर अपना हाथ रखता है तब उसे इसके बारे में बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो काफी डर भी गया था। फिर वो कहने लगता है कि ये सारी इमेज सोल रिवाइविंग मैजिक के रिचुअल को दिखा रही हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके पास वाले ब्लैक फायर मिरर के अंदर कुछ होने लगता है। इसीलिए इसे देख सियाओफान अब इसका यूज करने के लिए रेडी हो गया था, ताकि इस तरह से वो यहाँ के सीक्रेट के बारे में जान सके। इसके बाद हम देखते हैं कि इस अवतार के ऊपर रखते ही उसके अंदर हलचल होने लगती है और फिर हम देखते हैं कि ऊपर एक और गेट ओपन हो गया था। तब इससे देख सियाओफान कहने लगता है कि ब्लैक फायर अवतार तो हॉट और कोल्ड दोनों है, इसीलिए मुझे इसके बारे में और ज्यादा पता लगाना ही होगा और इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना ब्लैक फायर मिरर लेकर यहाँ से ऊपर चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यह जगह पूरी तरह से कोल्ड पावर से भरी हुई होती है। इसके अलावा हमें सियाओफान के पीछे कोई चीज नजर आती है जिसके बारे में अभी सियाओफान को कुछ भी अंदाजा नहीं होता। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे किसी लेडी की आवाज सुनाई देने लगती है जो कहने लगती है कि तुम तो मास्टर सेंगवा नहीं हो। तब इस पर सियाओफान भी उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार तुम कौन हो, लेकिन हम देखते हैं कि वो लेडी इतने सारी से इसके सामने आने वाली नहीं होती और वो कहने लगती है कि तुम्हारा वेपन तो ब्लड ड्रिंकिंग पावर और सोल डिस्ट्रॉइंग ब्लड से बना हुआ है, जो कि किसी पर अटैक करके उसे खत्म करने की दुनिया की सबसे इविल चीज है। इसके अलावा तुम्हारे पास में तो बहुत सारी हाई एबिलिटीज हैं और इसके साथ साथ एक इविल ऑरा भी तुम्हारे बॉडी के अंदर एंटर हुई है। लेकिन अब इतनी बात कहने के बाद वो कहती है कि अब तुम बहुत ही जल्द पागल होकर मरने वाले हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओफान अब इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि अगर अभी भी तुमने अपने आप को मेरे सामने रिवील नहीं किया तो फिर अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया तो तुम उसके लिए मुझे ब्लेम ना करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओफान ने यहाँ के आइस वाले दीवार को तोड़ दिया था और यहाँ पर उसके पीछे अजीब सी कोई चीज दिखाई देती है। तो क्या आपको लगता है कि वो इतना आसानी से अपने आप को सियाओफान के सामने रिवील कर देगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।